नमस्कार। लाउड इंडिया टीवी में और चौथी दुनिया में आपका स्वागत है। ग्रेट एडिटर्स ऑफ इंडिया में आज हमारे साथ श्री कमर वहीद नकवी हैं और मैं इतने आश्चर्य में हूं कि नकवी साहब का चेहरा मेरा ख्याल है जब आज तक चल रहा था, जब उसके ये चीफ थे, अखबारों में तो चेहरा आने का सवाल नहीं उठता, पर ये आज तक में जब चीफ थे, न्यूज डायरेक्टर थे और इन्होंने आज तक बनाया सुरेन जी के बाद, और बिल्कुल उसी दिशा, उसी दशा में और उसी धारा में, उस समय भी किसी ने इनका चेहरा नहीं देखा। लेकिन इतने लोगों ने मुझे तारीफ के मैसेज भेजे कि नकवी साहब को हम सुनना चाहते हैं, वो कहाँ आते हैं, कैसे आते हैं, पर आपने बुलाया, जानकारी मिली, हम सब इसको देखेंगे। मुझे जान के बहुत अच्छा लगा कि नकवी साहब को लेके लोगों का इतना प्यार है, और प्यार क्यों है इसके कारण हम अभी इस प्रोग्राम में जानने की कोशिश करेंगे। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूं कि मैंने नकवी साहब के साथ थोड़े दिन काम किया है। थोड़े दिन का मतलब लगभग 2-3 साल, परिचय तो पुराना है। नकवी साहब, आपका स्वागत है। और इस सीरीज में हम जिन जर्नलिस्टों को बुलाते हैं, बड़े पत्रकारों को बुलाते हैं, उनसे हम एक आग्रह करते हैं कि हम दूसरे की नजर से आपको, दर्शकों को नहीं दिखाएंगे। मैं एक आपसे आग्रह कर रहा हूं, आप बहुत संक्षिप्त में कमर वहीद नकवी नाम के शख्स को एनालाइज कर दीजिए, उसकी जर्नी को, उसके वो कैसे यहां तक पहुंचा, बहुत छोटे में, क्योंकि इन्हीं विषयों पर आगे लंबी बातचीत करनी है। नकवी जी। देखिए, मूल रूप से मैं ये बता दूं कि मैंने पत्रकारिता की तो कोई पढ़ाई की नहीं है, और मैंने पत्रकारिता अखबारों को पढ़ पढ़ कर और पत्रिकाओं को पढ़ पढ़ कर सीखी है। और मेरे पत्रकार बनने की भी शुरुआत बहुत जल्दी हो गई थी। मतलब अखबारों में लिखना तो मेरा करीब 14 साल की उम्र से शुरू हो गया था, और जब 18वां साल मेरा शुरू हुआ तो संयोग से मेरे शहर में, बनारस में जहाँ मैं रहता था, वहाँ पास से ही एक साप्ताहिक अखबार वेदना, उसका प्रकाशन शुरू हुआ। इलाके के एक वकील साहब थे, राम लखन सेठ शास्त्री, उन्होंने वो साप्ताहिक शुरू किया था। तो उसमें बतौर जो है ट्रेनी, एक तरह से मैं काम सीखने के लिए चला गया, और करीब 6 महीने तक वहाँ पे एक ट्रेनी रिपोर्टर के तौर पे काम किया। और 6 महीने बाद कुछ ऐसा हुआ कि उस अखबार का एक प्रकार से संपादक मैं हो गया, और सारा अखबार मैंने 2-2.5 साल तक निकाला, और इमरजेंसी लगने के बाद वो अखबार एक्चुअली बंद हुआ। तो ये मेरी पत्रकारिता की यात्रा की शुरुआत थी। उसका सिलसिला बंद हो गया अचानक से, और फिर एक इंटरेस्टिंग घटना हुई। इंटरेस्टिंग घटना ये हुई कि मैं छात्र जीवन में भी, और जब अपने आसपास के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया करता था, और इसलिए बहुत सारे घरों में मेरी जान पहचान। उन्हीं में से किसी एक घर का एक बच्चा जो ड्रॉप आउट हो गया था, वो होजरी की दुकान लगाने लगा। तो एक दिन मैं सड़क पर से गुजर रहा था, और अचानक से उसने मुझे आवाज़ दी, तो मैं चला गया उसके पास। तो उसने कहा कि कमर भाई, ऐसा है कि एक कोई विज्ञापन छपा है अखबार में, पत्रकार टाइप कुछ था, तो मैंने निकाल के रख लिया है। तो मैंने पूछा, भाई किस अखबार में ये विज्ञापन छपा है? तो कहने लगा कि आज अखबार में छपा है। तो मैंने कहा, भाई आज अखबार में बहुत रोज़ ही पढ़ता हूँ और हर दिन पढ़ता हूँ, तो मेरी निगाह क्यों नहीं पड़ी? बहरहाल उसने अपने पुराने बंडलों में से वो अखबार निकाल के दिया। 3 दिन पहले का आज अखबार था। उसमें जहाँ टेंडर छपते हैं वहाँ पर विज्ञापन छपा था, टाइम्स ऑफ इंडिया का, ट्रेनी जर्नलिस्ट चाहिए। तो उस लड़के का नाम विजय था। तो मैंने कहा, विजय बहुत अच्छा किया आपने ये निकाल के दे दिया मुझे विज्ञापन, और मैंने ये इस दिन अखबार पढ़ा था, लेकिन मेरी निगाह इस विज्ञापन में नहीं गई। लेकिन ये बहुत बड़ा अखबार है, टाइम्स ऑफ इंडिया, इसमें कहाँ हम जैसे लोगों का होगा। तो फिर भी आपने विज्ञापन निकाल के दिया है, और इन्होंने कहा है कि आप एक लेख भेज दीजिए 1000 शब्द का किसी भी विषय पे। तो उन दिनों जो लिफाफे सरकार, भारतीय डाक तार के थे, 30 पैसे के आते थे। मैं 30 पैसे लिफाफा लगेगा, 2-4 कागज लगेंगे, भेज देता हूँ। मैंने भेज दिया, और वो कुछ दिन के बाद दिल्ली से चिट्ठी आ गई कि दिल्ली आकर के आप जो है रिटन टेस्ट दीजिए। मैं उसके पहले कभी दिल्ली गया ही नहीं था, बनारस से लड़का, कभी दिल्ली देखा नहीं था। तो चलिए दिल्ली आ गए घबराते हुए,
आकर के एक दिन पहले आ गए, यहाँ आके बहादुर शाह जफर मार्ग पे टाइम्स ऑफ इंडिया बिल्डिंग के सामने आके खड़े हुए। इतनी लग बिल्डिंग, उसी से डर गए कि भाई ये जो है इतनी बड़ी बिल्डिंग है, ऐसा बड़ा अखबार है, पता नहीं होगा या नहीं होगा। बहरहाल टेस्ट दिया गया और उसके बाद 2 दिन के बाद उन्होंने कहा कि आप आके रिजल्ट पूछ लीजिएगा, रिजल्ट में पास हो गए, अगले दिन दीजिए। इंटरव्यू हुआ, फिर कई महीने बाद बॉम्बे में बुलाया गया कि साहब फाइनल इंटरव्यू दीजिए। फाइनल इंटरव्यू दिए और वो टाइम्स ऑफ इंडिया के ट्रेनी जर्नलिस्ट के इतिहास का सबसे छोटा बैच था। पूरे देश भर में परीक्षाएं होती थी, कलकत्ता, दिल्ली, मुंबई 3 जगह सेंटर होते थे और सारे देश से वो चुनते थे और उसके बाद फिर रिटन टेस्ट और फिर प्रिलिमिनरी इंटरव्यू और फिर फाइनल इंटरव्यू। तो कुल मिलाकर के उस बैच में 5 लोग चुने गए थे, 4 अंग्रेजी में और हिंदी में मैं अकेला चुना गया था। तो यहाँ से मेरी पत्रकारिता की एक तरह से विधिवत शुरुआत हुई और उसके बाद तो टाइम्स ऑफ इंडिया, फिर नवभारत टाइम्स, फिर कुछ दिन आपके साथ हम लोग रविवार में हमने काम किया, फिर चौथी दुनिया में काम किया। चौथी दुनिया से वापस फिर नवभारत टाइम्स लखनऊ लौट के गए, फिर वहाँ से जयपुर आए और 1995 में जब एक प्रकार से प्रिंट में मुझे लग रहा था कि सैचुरेशन आ रहा है, मैं अपने दफ्तर में बैठा था, नवभारत टाइम्स जयपुर का डिप्टी रेजिडेंट एडिटर होता था। एसपी सिंह का फ़ोन आया मेरे पास, उनका भाई इंडिया टुडे वाले एक कुछ टीवी पे न्यूज़ बुलेटिन शुरू करना चाहते हैं, उनको एक आदमी चाहिए बैक एंड पे जो भाषा पे काम कर सके, भाषा तैयार करे उस प्रोग्राम की। तो आपको पर्दे के पीछे रहकर ही काम करना है और उस प्रोग्राम की भाषा तैयार करनी है। तो आप आएंगे, आपकी दिलचस्पी है? मैंने कहा ज़रूर आएंगे। तो फिर मैं आया यहाँ पर, फिर वो शेखर गुप्ता से पहले मुलाकात हुई, फिर अरुण पुरी से मुलाकात हुई, लंबी चौड़ी मुलाकात हुई, फिर अंततः जो है मैं आज तक आ गया। और फिर उसी दौरान जो है एक ये भी घटना, आज तक का जो नाम रखा गया वो भी बहुत दिलचस्प था कि जब मैं आ गया यहाँ पे, मैंने देखा स्टूडियो में, तो स्टूडियो में आज लिखा हुआ था बहुत बड़ा बड़ा। तो मैं कहा भाई प्रोग्राम का नाम क्या है? आज। तो मैंने कहा कि किसी ने बताया नहीं आप लोगों को कि आज जो है वो बड़ा अखबार है और आप उनके नाम से निकालेंगे तो हो सकता है आपके खिलाफ मुकदमा हो जाए। तो इस पर लोग जो चिंतित हो गए क्योंकि ज़्यादा समय बचा नहीं था, प्रोग्राम का पायलट सबमिट हो गया था, अप्रूव हो गया था और 10-12 दिन के बाद ये ऑन एयर होना था। तो अब इतनी जल्दी कुछ कर नहीं सकते थे ज़्यादा, तो कहा कि इसी में कुछ जोड़ा जाए। तो तरह तरह के सुझाव आए, किसी ने कहा कि इसमें आज ही कर दीजिए, किसी का था आज दिनांक, वो नाम मुझे अच्छे नहीं लग रहे थे। तो मैंने सोचा चलो ठीक है। तो मैं यहाँ से ये मन बना के कि अब मुझे वापस लौटना है, जयपुर जाके इस्तीफ़ा दूँ। जयपुर लौट रहा था, लौटते लौटते रास्ते में जाने कुछ सोच रहा था, तो उसमें ये अचानक से सोचा कि आज तक ऐसी बात नहीं हुई। फिर मुझे लगा आज तक, ये तो बहुत सुंदर नाम हो सकता है, आज तक की खबरें। फिर मैंने अगले दिन अरुण पुरी जी को फैक्स किया कि भाई ये आज तक नाम मुझे लगता है ठीक है। और वो बहुत आसान था क्योंकि स्टूडियो में आज पहले लिखा हुआ था, उसमें ज़रा सा तक जोड़ना था, जुड़ हमारा प्रोग्राम चालू हो गया। एक संक्षिप्त कहानी थी। आपकी संक्षिप्त कहानी में मैं दर्शकों को बता दूं कि नवभारत टाइम्स बना बनाया बड़े संपादकों के साथ इनको मिला था। नकवी जी ने चौथी दुनिया में आकर के और इन्होंने और रामकृपाल सिंह जी ने मिलकर के चौथी दुनिया को शेप दिया, उसको धार दी। इनके साथ बहुत अच्छे अच्छे लोग थे और मैंने अपने नकवी जी के परिचय में लिखा है कि ये बड़े कमाल की चीज है कि ज्यादातर लोग जो इनके साथ, जिन्होंने इनके साथ काम किया, शायद एक ही आध आदमी कहीं दाएं बाएं छूट गया हो, नहीं वो सब बाद में जाके अपनी अपनी जगह संपादक बने और उन्होंने बड़ा काम किया। और नकवी जी ने और रामकृपाल जी ने चौथी दुनिया को 24 घंटे काम करके जो उसकी तस्वीर बनाई, जो धार दी, उसने उस जमाने में की राजनीति के ऊपर न केवल असर डाला बल्कि राजनीति को बदलने में भी बहुत बड़ा रोल किया। इसमें कोई कैंपेन नहीं था, इसमें खबरों की सच्चाई, खबरों का विश्लेषण और खबरों का प्रस्तुतिकरण था, जिसका अगर एकमात्र श्रेय जाए तो नकवी जी और रामकृपाल जी को जाता है। नकवी जी, आपने जो पत्रकारिता आज तक में शुरू की, या जिस पत्रकारिता को आपने देखा और खासकर इतने बड़े संपादक के साथ
सुरेंद्र प्रताप सिंह जी ने जब आपको आमंत्रित किया, उस समय की पत्रकारिता जिसको सुरेंद्र जी के साथ चूंकि रह के आपने देखा है, आज भी मैं मानता हूं कि कोई भी सुरेंद्र जी का कद लांग नहीं पाया इतने दिनों बाद तक, न प्रिंट में न टेलीविजन में। उनका कद इतना बड़ा हो गया था पत्रकारिता के क्षेत्र में, खबरों को पहचानने के क्षेत्र में, उनको एंगल देने के क्षेत्र में, उसकी सत्यता को स्थापित करने के क्षेत्र में। उस पूरे दौरान आपको किस किस तरह के संकटों का सामना करना पड़ा? वो जो शुरुआती समय था वो पत्रकारिता का, मुझे नहीं लगता कि उसमें कोई बहुत बड़ा हमें संकट का सामना करना पड़ा। सिर्फ मुझे शुरुआती उलझन हुई थी जब मैं प्रिंट से टीवी था, और जो टीवी इस तरह से बहुत बड़ी खबर भी हो तो आपको 70-80 सेकंड में बनानी होती थी, क्योंकि आज तक उस समय 20 मिनट का न्यूज़ बुलेटिन होता था और खुशी होती थी कि 12-13 खबरें आ जाएं। एंकर के लिए भी जगह बचे तो 3 मिनट एंकर रीड के लिए जगह रखी जाती थी, 3 मिनट विज्ञापन का, तो 6 मिनट ही हो गए। 14 मिनट में हमको करीब 12 लेनी है, 70 सेकेंड 80 सेकेंड। अब इतने 70 सेकेंड 80 सेकेंड में अगर हमको 2 साउंड बाइट लगानी है तो 40 सेकेंड यही हो गया। अब तो बाकी 30 सेकेंड में आप पूरी खबर दें, और ये पूरी खबर पूरी हो, जिसमें बैकग्राउंड, जिसमें फ्यूचर भी, जिसमें घटना का कारण भी हो, उसका इम्पैक्ट भी हो, ये सारी बातें हो। तो ये बड़ा चैलेंजिंग था शुरू में मेरे लिए कि ये कैसे किया जाए, और बहुत कठिन था। और वो शुरू के 3-4 महीने ये अपने आप में एक बात थी कि लगता है, मुझे लग रहा था कि मैं गलत जगह आ गया, मैं टीवी के लिए बना ही हूँ और मुझे प्रिंट में लौटना चाहिए। लेकिन संयोग ऐसा बना कि फिर यहीं रुका, फिर मुझे लगा कि नहीं, जब टीवी में ही काम करना, ये भी सीखा, इसका स्किल सेट पाया जाए। तो करते करते धीरे धीरे वो काम आ गया है कि टीवी में आप खबरें कैसे बनाएं, ये एक चीज़ हो गई। सुरेंद्र प्रताप सिंह का नाम आपने लिया, और का बहुत बड़े जर्नलिस्ट थे। मुझे लगता है देखिए, पत्रकारिता जो भी, जहाँ पे भी हिंदी पत्रकारिता है या जो भी पहचान है, उसमें सुरेंद्र प्रताप सिंह का बहुत ज़बरदस्त रोल है। वो रोल मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप 1977 यानी रविवार के छपने के पहले ही हिंदी पत्रकारिता देख लीजिए। सिर्फ एक मैगजीन थी जो खबरों की मैगजीन थी, और माया भी निकलती थी वैसे, जिसमें इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग होती थी। लेकिन रविवार ने आकर ये काम किया कि रिपोर्टिंग पे जगह जगह उन्होंने बहुत सारे फ्रीलांस पत्रकार, बहुत सारे हिंदी के ऐसे पत्रकार खोज के निकाले जो मौलिक रिपोर्टिंग कर रहे थे, स्पार्ट से रिपोर्टिंग कर रहे थे, साहसिक रिपोर्टिंग कर रहे थे, जो बड़े बड़े दंगों की कवरेज हो रही थी, या जितने भी मानव अधिकार के वायलेंस, तमाम तरह की चीज़ें। तो हिंदी पत्रकारिता उसके पहले मूल रूप से अनुवाद की पत्रकारिता थी। अखबारों में लोग बैठते थे, पीटीआई आके उसका ट्रांसलेशन किया, हेडिंग लगवा छाप दिया। स्वतंत्र रिपोर्टिंग हिंदी में थी नहीं ज़्यादातर। तो रविवार ने वो स्वतंत्र रिपोर्टिंग शुरू की, और उस स्वतंत्र रिपोर्टिंग ने पत्रकारों की एक बहुत लंबी चौड़ी पीढ़ी खड़ी की, जिसमें बहुत बड़े बड़े नाम हुए। और उसके बाद दूसरा फेज हिंदी पत्रकारिता के उदय का आया, वो टीवी का आया, क्योंकि टीवी के जरिए हिंदी की खबरें या हिंदी पत्रकारिता देश के उन हिस्सों में पहुंची जहां पहले हिंदी नहीं पहुंचती थी। उस श्रेय भी सुरेंद्र प्रताप सिंह को है, क्योंकि ऐसा नहीं, उस 1994 में जी का एक न्यूज़ बुलेटिन शुरू हो गया था आधे घंटे का, लेकिन उसका जो है, जो ऑडियंस था, वो मूल रूप से गल्फ कंट्रीज में रहने वाले भारतीय थे, विदेश में रहने वाले भारतीय थे, और इसलिए उसकी जो भाषा वो इंग्लिश थी, बहुत ज़्यादा अंग्रेजी से मिलाई जाती थी। और बीबीसी होम का एक बुलेटिन आना शुरू हुआ था कुछ दिन पहले, लेकिन वो भी बहुत ज़्यादा नहीं चला। आज के पहले शायद नलिनी सिंह का आखिन देखी भी उसी टाइम पे शुरू हुआ था। एक आखिन देखी थोड़ा सा काफ़ी पॉपुलर हुआ था, लेकिन जो लोकप्रियता 20 मिनट के आज तक को हासिल हुई, वो किसी और प्रोग्राम को हासिल नहीं हुई। इसका पूरा का पूरा श्रेय जो है सुरेंद्र प्रताप सिंह को जाता है, कि सुरेंद्र प्रताप देखते थे और सोचते थे कि इनके पास इतनी खबरें कहाँ से होती हैं, इतने अखबार कैसे पढ़ लेते हैं,
चाहे दक्षिण भारत हो, चाहे पश्चिम भारत हो, चाहे नॉर्थ ईस्ट इंडिया हो, चाहे ईस्ट इंडिया हो, पूर्वी भारत हो, कहीं बात हो, कहीं की खबर हो, आपको बता जी इसमें फला आदमी ये फला चुनाव लड़ा था और उसके खिलाफ लड़ा था, समझ में नहीं आता था इतनी सारी सूचनाएं ये कैसे करते हैं और क्या करते हैं, और उसके बाद उनकी जो न्यूज सेंस और न्यूज कहाँ से कौन सी खबर कैसे आए जल्दी से जल्दी, और उसको किस तरह से जो है हम एक कंक्रीट रूप दे करके करें, ये सब सुरेंद्र प्रताप सिंह की ट्रेनिंग थी। और वो ट्रेनिंग का फायदा बाद में मुझे हुआ जब मैं आज तक का न्यूज डायरेक्टर बना। तो मैंने सिर्फ सुरेंद्र प्रताप सिंह की नकल करने की कोशिश की कि जैसे सुरेंद्र प्रताप सिंह काम करते थे, जैसे वो कहते थे कि खबरें छांटी जाए, जैसे वो खबरों को पकड़ते थे, जैसे वो खबर करते थे, मैं कुल मिलाकर के उसकी ही एक प्रेजेंट करूं। और मैंने इतने सालों में आज तक में मैंने यही किया और यही मेरी एक सफलता का राज भी है। नकवी साहब, आपसे दो घटनाएं जानना चाह रहे हैं क्योंकि आप दोनों स्थितियों के गवाह हैं। सरकारी दूरदर्शन, भारत सरकार के स्वामित्व वाला दूरदर्शन, उसमें आज तक का 20 मिनट का बुलेटिन, उस बुलेटिन के संपादक सुरेंद्र प्रताप सिंह और भाषा आपने डेवलप की आज तक की। मुझे उस समय की कुछ घटनाएं बताइए कि कुछ ऐसी घटनाएं हों जो आज के पत्रकारों को या संपादकों के लिए सीख का काम करें, क्योंकि आप उसके बाद 20 मिनट के बाद आप सीधे चैनल के ऊपर आ गए। तो दोनों का फर्क और दूरदर्शन के साथ काम करने की चुनौतियां क्या थी? देखिए, सबसे बड़ी चुनौती थी कि जब ये प्रोग्राम शुरू हुआ था आज तक, तो जितनी भी खबरें जाती थी सुबह उनकी लिस्ट जाती थी दूरदर्शन के पास कि हमारा लिस्ट ये है, शाम को 4:30-5 बजे अपडेटेड लिस्ट जाती थी, जितनी खबरें तैयार होती थी सबकी स्क्रिप्ट जाती थी दूरदर्शन, स्क्रिप्ट पढ़ते थे और एक प्रकार से स्क्रिप्ट अप्रूव करते थे। और बहुत बार स्क्रिप्ट पे हमारी या एसपी सिंह की दूरदर्शन के लोगों से नोक-झोंक भी होती रहती थी, जहाँ पे किसी शब्द पे या किसी वाक्य पे आपत्ति करते थे और हम लोग उसको डिफेंड करते थे कि नहीं, ये जो है इसमें कुछ भी आपत्ति की बात नहीं है और ये पत्रकारिता का क्या मतलब है, पत्रकारिता का मतलब ये है कि ये चीज़ जानी चाहिए। और फिर उसके बाद वो दूरदर्शन में वो जो स्टोरी फाइनल एडिट हो गई, वो फाइनल स्टोरी भी उनको जाती थी और उसका प्रीव्यू करते थे कि कोई ऐसा विजुअल तो नहीं है जिसमें जो दूरदर्शन पे नहीं जा सकता हो। ये सब प्रोसेस था, इसमें झंझट होती थी, पर ये चलता रहा और कोई बहुत बड़ी हमें जो महसूस नहीं हुई। जो बहुत बड़ा चैलेंज आया वो एक दिन आया जब अचानक सुबह सुबह हम लोग जब जागे तो ये पता चला कि देश भर में मूर्तियां दूध पी रही हैं और हमें समझ नहीं आया कि ये खबर हम लोग कैसे कवर करेंगे। और ऑफिस पहुंचे और सुरेंद्र प्रताप सिंह न्यूज मीटिंग में आए और उन्होंने कहा कि ये सिंपल अंधविश्वास है और हम लोग उस दिन का पूरा बुलेटिन पीने की घटना का जो तथाकथित चमत्कार, उस चमत्कार को उघाड़ करके कैसे ये बताया जाए कि साहब ये घटना है और ये जो फिजिक्स का सरफेस टेंशन का नियम है जिसमें आप पत्थर की किसी चीज पे लोहे की किसी चीज से सटा के कोई द्रव को धीरे धीरे डालें तो ऐसा लगेगा कि वो चीज उस लिक्विड को पी रही है और ये मूर्तियां पी नहीं सकती। और फिर हम लोग ने शॉट दिखाया कुछ जगहों के मंदिरों के जहाँ पे मनु को लोग दूध पिला और बाहर नाली से सैकड़ों लीटर दूध बहता हुआ दिख रहा
था तो भाई अगर ये मूर्तियां दूध पी रहे थे तो ये दूध बाहर बह के क्यों आ रहा है, इस तरह की वो बुलेटिन जो है मेरे जीवन का एक यादगार बुलेटिन है। और ये एक संपादक के सालूत का है, तो आज के समय में मुश्किल है, क्योंकि दोबारा भी दूध पीने की घटना हुई, नहीं कि नहीं हुई, कुछ साल पहले हुई थी, और कुछ चैनलों ने उसे चमत्कार करके दिखाया भी था कि ये दूध पी रहे हैं चमत्कार, तो ऐसी बात नहीं, एक ही। और जो दूसरी जो घटना थी, जो बहुत दुखद घटना है, जो उपहार की उस घटना में दिन भर जैसी जो हम लोग ने कवरेज की और उसको वो बुलेटिन एसपी सिंह के जीवन की आखिरी बुलेटिन वापस नहीं लौटे, तो वो भी बुलेटिन आप देखें तो उसमें उस ट्रेजेडी की, और बहुत ही कम संसाधन में हम लोग 20 मिनट का कार्यक्रम थे, छोटी टीम थी, बहुत ही संसाधन थे, और जब हम टेप वहाँ से अप्रूव होके आता था, फिर हम उसको जो है टेलीकास्ट के लिए फाइनल टेप बनाते थे। इतनी सारी जटिलताओं प्रक्रियाओं के बीच में भी हम खबरों के मामले में आमतौर पे सभी से आगे रहते थे। और एक बार तो ऐसा हुआ कि बेअंत सिंह की हत्या हो गई चंडीगढ़ में, और हमारे पास उस घटना का सबसे ताज़ा विजुअल था, जबकि वो विजुअल दूरदर्शन के अपलिंक से ही आना था, और दूरदर्शन के अपलिंक से ही आया, लेकिन दूरदर्शन अपनी बुलेटिन में नहीं दिखा पाया, हम उसको अपनी बुलेटिन में दिखा सके। तो ये जो हमारे रिपोर्टर थे और जो इनका लोगों के ऊपर जो गाइडेंस था, जिस तरह से वो बताते थे कि कैसे करना है, तो उसकी भूकंप में राजेश बादल ने बहुत ज़बरदस्त कवरेज की थी, और जबलपुर का भूकंप था, और जबलपुर से वो विजुअल आने का कोई बहुत ऐसा साधन नहीं, हम आ गए। इंटरनेट की कुछ प्रॉब्लम चल रही है, ऐसा मुझे लग रहा है। कई जगह से मैसेज आ रहे हैं कि नकवी साहब की आवाज़ तो सुनाई दे रही है, चेहरा करेक्ट नहीं दिखाई दे रहा है, और अब तो शायद आवाज़ भी कोई डिस्टर्ब हुई है। मेरी आवाज़ आ रही है नकवी साहब? मैं चाहता हूँ 1 मिनट या 40 सेकंड का ब्रेक हो। नकवी साहब, आवाज़ आ रही है मेरी? आपकी आवाज़ आ रही हम है, इसको दोबारा शुरू मतलब मेरा, हाँ आवाज़ आ रही है। आपका इंटरनेट कुछ गड़बड़ दिखाई दे रहा है। हाँ जी, आगे कहें। राजेश बादल की वो रिपोर्ट आई आपके पास, और उसको कवर किया आपने दूरदर्शन की ही फीड से। हाँ। बेंत सिंह वाली रिपोर्ट हाँ, आई, राजेश बादल की फिर आप जो राजेश रिपोर्ट बादल आई, के ऊपर आ गए। एक्चुअली जबलपुर में हम पाया, और नहीं, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? नहीं, आवाज नहीं आ रही, डिस्टर्ब हो रही है। आपका चेहरा भी डिस्टर्ब हो रहा है, आवाज भी डिस्टर्ब हो रही है। हम दोबारा से शुरू करते हैं। कंट्रोल, हम दोबारा से शुरू करते हैं।